गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। क्योंकि इससे पहले हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को देख चुके हैं, तो इसी में थर्ड यूनिट में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एंजाइम्स। तो यहाँ पर एंजाइम्स क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है एंजाइम्स का इन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर हमको क्या कहलाती हैं, उनको ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं बॉडी की के अंदर चाहे जोड़ने का काम हो रहा है या तोड़ने का काम हो रहा है, चाहे छोटे अणुओं से बड़े अणु का निर्माण हो रहा है या बड़े अणुओं से छोटे अणुओं का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर सभी रिएक्शंस किसके अंदर आती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को जो कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है, कंट्रोल करने का कार्य, ये कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये जो कार्य है वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि इनकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर है, ये अभिक्रिया की दर कई गुना बढ़ जाती है। जो अभिक्रिया की दर है वो कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी रिएक्शन को हम कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराएं और विदाउट कैटलिस्ट कराएं, एंजाइम बिना एंजाइम के कराएं, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी, जो रेंग रही थी, वो क्या करेगी, भागेगी। उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आता है। यहाँ पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, बहुत जल्दी रिएक्शन संपन्न होती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो एंजाइम हैं, ये अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और एंजाइम्स उपस्थित कहाँ होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये ओनली लिविंग सेल में पाए जाते हैं, ओनली लिविंग सेल में। जो जीवित सेल्स हैं उन्हीं सेल्स में उपस्थित होते हैं। इनका संचय नहीं किया जा सकता, लिविंग सेल में उपस्थित होंगे, और ना ही इनका संचय होता है, संचय नहीं होता। आवश्यकता होने पर श्रावण होता है। जब भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होने पर श्रावण होगा। तो इनको स्टॉक के रूप में नहीं रखा जा सकता। जब भी आवश्यकता होती है सेल को, तो इनका सीक्रेशन होता है, इनका श्रावण होता है, इनका संचय नहीं होता। केवल लिविंग सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, डेड सेल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम मेटाबॉलिक्स रिएक्शन की, कि एंजाइम्स की आवश्यकता कहाँ और क्यों पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई जो हमको एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, ये छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। जब ये मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन, क्योंकि अमीनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण करेंगे,
प्रोटीन का लिपिड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये सभी क्या है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हुए बड़े अणु होते हैं। पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, तो ये सभी क्या है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हुए बड़े अणु होते हैं। यहां इनके निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि जब इन अणुओं को जोड़ा जाएगा उस जोड़ने के लिए यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो कहां से होती है, एटीपी से। एटीपी टूटेगी, टूट करके यहां पर ऊर्जा जनरेट करेगी और इस ऊर्जा की वजह से यहां पर इन अणुओं को जुड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी वो ऊर्जा यहाँ पर उनको अणुओं को दी जाएगी, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पूरी की पूरा जो काम हो रहा है, इन छोटी अणुओं का मिलकर बड़ा अणु बनाना, एटीपी का टूटना, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये रिएक्शंस किसके कारण हो रही हैं, तो ये सारी रिएक्शंस जो हो रही हैं वो एंजाइम के कारण हो रही हैं, वो एंजाइम्स के कारण हो रही हैं। ऊर्जा की विमुक्ति, अणुओं का जुड़ना, ये किसके कारण हो रहा है, एंजाइम्स के कारण। जहां बहुत अधिक ऊर्जा की उपस्थिति में ये अणु जुड़ते, इन एंजाइम्स की उपस्थिति में बहुत कम ऊर्जा की उपस्थिति में ये अणु आपस में जुड़ जाते हैं। और अणुओं के जो जुड़ने की प्रक्रिया है, यहाँ पर जो अणु हैं उन अणुओं के जो जुड़ने की प्रक्रिया है, जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस किसका काम कर रही हैं, जोड़ने का, इस प्रकार की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। यहाँ जहां मिलकर के छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है वो एनाबॉलिक, उपचय, क्या बोलते हैं उनको, उपचय रिएक्शंस कहलाती हैं। दूसरे प्रकार के जो बड़े अणु हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े अणुओं का निर्माण हो, जो बड़े अणु हैं, इन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में भी तोड़ा जाता है। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम जो छोटे अणुओं में तोड़ने की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, यहाँ पर जो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैटाबॉलिक कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, कैटाबॉलिक कहलाती हैं, अपचय। रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर इनके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यहाँ भी किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बिना ऊर्जा की आवश्यकता के यहाँ जो बड़े एटम्स हैं वो छोटे एटम्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ भी किसकी आवश्यकता हुई, ऊर्जा की। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वही तो कह रहे हैं हम, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, दोनों क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिक। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर चाहे जोड़ने की प्रक्रिया हो चाहे तोड़ने की प्रक्रिया हो, सभी के लिए यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कह रहे हैं, इन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अब जो एंजाइम्स यहाँ हैं, यही एंजाइम्स यहाँ जो ऊर्जा जनरेट हो रही है एटीपी से, वहाँ उस कम से कम ऊर्जा खर्च होने पर इन रिएक्शंस को संपन्न कराने में ये सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की रेट को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो क्रिया बहुत धीमे धीमे बहुत अधिक ऊर्जा लेकर के होनी थी वो बहुत कम ऊर्जा में बहुत जल्दी यहाँ पर ये संपन्न हो जाती है। तो हम एंजाइम्स की डेफिनेशन अगर दें तो यहाँ पर एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स, जिस वक्त हम प्रोटीन पढ़ रहे थे
तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन में के जब टाइप्स बताए थे उसके एक्टिविटी के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, तभी भी मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। और वहां मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अपने आप में बहुत एक ब्रॉड एरिया हो गया। तो यहां पर अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, इसकी परिभाषा दें, तो परिभाषा क्या होगी, एंजाइम की परिभाषा क्या होगी? तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित सेल्स में क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कहाँ मिलते हैं ये, जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो जीवित सेल्स होती हैं, जीवित सेल्स में जैव प्रकृति उत्प्रेरक, या फिर कह दें कि जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो यहां प्रोटीन प्रकृति के ऐसे पदार्थ जो जीवित सेल्स में पाए जा रहे हैं और जीवित सेल्स में जैव उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, क्या कहलाए? एंजाइम कहलाए। क्या कहें? एंजाइम कहलाते हैं। इनकी खोज की बात करें, किसने की, कब की, क्या किसने कहा, तो खोज में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है वर्जीलियस का। वर्जीलियस ने बताया था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? बायो कैटेलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। जो बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं? रिएक्शंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो रिएक्शंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले वर्जीलियस ने इन एंजाइम्स के बारे में बताया था। लेकिन जो एंजाइम नाम है, जो एंजाइम नाम है, तो एंजाइम नाम किसने दिया था? तो ये एंजाइम नाम दिया था कुन्हे ने। कुन्हे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एंजाइम नाम को दिया था। वर्जीलियस ने इनको बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट कहा था। उपस्थिति को बताया था कि कुछ ऐसे चीज पाई जाती हैं, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट पाए जाते हैं जो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? अप कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। लेकिन नाम किसने दिया था? कुन्हे ने दिया था एंजाइम नाम। यहां पर बुकनर ने सबसे पहले सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था वो कौन सा था? जाइमेज। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइमेज था, जिसको सबसे पहले बुकनर ने किसके अंदर खोजा था? ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर जो ईस्ट है, ईस्ट किसका कार्य करती है? फर्मेंटेशन का। ईस्ट कार्य करती है फर्मेंटेशन का, किण्वन का। तो यहां पर किण्वन की जब प्रक्रिया होती है ईस्ट की उपस्थिति में, तो यहां पर इन्होंने इस चीज को देखा
कि यहाँ कुछ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो यहाँ फर्मेंटेशन की क्रिया को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ईस्ट के अंदर उसकी उपस्थिति है। जब इन्होंने देखा तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम को यहाँ से पृथक किया और बताया था कि इसको नाम दिया जाइमेज कि यहाँ इसकी वजह से फर्मेंटेशन की क्रिया यहाँ पर होती है। सबसे पहले जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होती हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन का हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, एक ऐसे ताप दाब पर ले जाएं जहां ये क्या हो जाए, क्रिस्टल्स के रूप में परिवर्तित हो जाएं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो इनका भी हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था, सबसे पहले एंजाइम का जो क्रिस्टलीकरण किया था, तो यहाँ एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसने किया था, तो वो किया था जेवी सुमनर ने। जेवी सुमनर ने सबसे पहले एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल, जिसके लिए इनको नोबेल भी मिला था जेवी सुमनर को। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी संरचना की। जो एंजाइम्स होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, क्या इनकी संरचना होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम की हम संरचना की अगर बात करें तो एक चीज तो अभी बोली थी मैंने कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, क्योंकि सभी एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन नेचर तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा भाग तो मिलेगा ही मिलेगा जो कैसे होगा, प्रोटीन पार्ट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर एंजाइम की जो संरचना है वो एंजाइम की संरचना मुख्य रूप से क्या होती है, प्रोटीन प्रकृति की होती है, प्रोटीन प्रकृति की होती है। तो क्या सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, केवल इनमें प्रोटीन की प्रकृति पाई जाती है, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर हम एक वर्ड पढ़ेंगे होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। और इस होलो एंजाइम के अंदर यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो एंजाइम है वो एंजाइम यहाँ दो पार्ट से बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो दो पार्ट से बने हुए होते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखते हैं, इसको पीछे देखेंगे। यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है राइबोजाइम। राइबोजाइम, ये जो राइबोजाइम एंजाइम है ये क्या है, अपवाद समझो आप इसे, क्योंकि ये अपवाद ही होता है जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता। इसकी प्रकृति क्या होती है, नॉन प्रोटीन, प्रोटीन प्रकृति का नहीं। और ये कहां काम आता है, जब आरएनए की स्प्लाइशिंग होती है। जब आरएनए की स्प्लाइशिंग होती है तो स्प्लाइशिंग में क्या काम, राइबोजाइम जो होता है वो जो एक्टिव पार्ट होते हैं इनएक्टिव पार्ट्स को कट करके एक्टिव पार्ट्स को जोड़ता है। क्योंकि जब आप लोगों ने एमआरएनए का निर्माण पढ़ा होगा तो एमआरएनए का निर्माण में क्या होता है कि यहाँ पर एमआरएनए के अंदर ऐसे भी पार्ट होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, तो उन इनएक्टिव पार्ट्स को कट करके केवल एक्टिव पार्ट को जोड़ करके एक सीधे एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ आरएनए स्प्लाइशिंग में काम आता है, जो क्या होता है, नॉन प्रोटीन नेचर का होता है। इसकी प्रोटीन प्रकृति नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर जो होलो एंजाइम होते हैं, इधर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ जो होलो एंजाइम होते हैं ये होलो एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, तो ये एपो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से मिलकर के बने हुए होते हैं। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से मिलकर के बने हुए होते हैं। यहाँ पर एपो एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन पार्ट होता है और जो को एंजाइम होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। यहाँ पर ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम है जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं और जिनका नाम भी हमने बहुत ज्यादा सुन रखा है, पेप्सिन, यूरिएज, पेप्सिन, यूरिएज। ये दोनों वो एंजाइम हैं जो ओनली किसके बने होते हैं, ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने हैं, ओनली प्रोटीन के बने। लेकिन जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं, जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं, वो मैक्सिमम एंजाइम कैसे होते हैं, हॉलो एंजाइम इस प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। प्रोटीन पार्ट को छोड़ो, अब हम करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट की बात। तो सॉरी, इसको कोएंजाइम नहीं, कोफैक्टर कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, कोएंजाइम नहीं, कोफैक्टर, इसको कोफैक्टर कहते हैं। यहां पर कोफैक्टर के रूप में अगर कार्बनिक पदार्थ जुड़ा हुआ है, कार्बनिक भाग जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, और अकार्बनिक भाग जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक भाग। अगर यहां पर कार्बनिक भाग जुड़ा हुआ है, प्रोटीन या सॉरी कोफैक्टर के रूप में अगर यहां पर कार्बनिक भाग जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम, कार्बनिक भाग के रूप में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, भाग के रूप में क्या होते हैं ये कार्बनिक यौगिक, तो इसे बोलते हैं हम कोएंजाइम। तब इसे क्या बोलते हैं हम, कोएंजाइम। और अकार्बनिक भाग जुड़ा हुआ है, अकार्बनिक भाग में यहाँ पर क्या जुड़े होंगे, धातु या आयन। यहाँ पर या तो धातु होंगी या आयन होंगे, जैसे मैग्नीशियम Fe++, कोबाल्ट प्लस, जिंक प्लस। यहाँ पर इस प्रकार के अगर धातु आयन जुड़े हुए हैं तो अकार्बनिक भाग में धातु, कंप्लीट धातु जुड़ जाए या धातु आयन जुड़ जाए तो इसको अकार्बनिक भाग को, यहाँ फिर हम इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट्स मेटल आयन कोफैक्टर। तो बोलते हैं इसे मेटल आयन कोफैक्टर, मेटल आयन कोफैक्टर कहते हैं। और एक कोफैक्टर को कई जगह कोफैक्टर नाम मिलके मिल जाता है, यहाँ पर मेटल आयन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। तो आपको दोनों वर्ड्स मिल जाएंगे, मेटल आयन कोफैक्टर या मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं इसको। तो यहाँ कोफैक्टर अगर कार्बनिक है तो इसको कोएंजाइम कहेंगे, अकार्बनिक है या धातु आयन है तो इसे मेटल आयन एक्टिवेटर या मेटल आयन कोफैक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।